क्लास 9th हिंदी में चैप्टर नंबर 9 है रेल यात्रा। तो प्रस्तुत अध्याय को काफ़ी अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। चलिए, तो ये जो प्रस्तुत अध्याय है रेल यात्रा, इनके लेखक है शरद जोशी द्वारा लिखित। ये क्या है? व्यंग्य है। व्यंग्य का मतलब हिंदी साहित्य में होता है उपहास करना, मजाक करना। यानी अध्याय में लेखक जो है शरद जोशी, वो रेलवे की जो व्यवस्था है, यानी व्यवस्था के नाम पे जो अव्यवस्था है उन पे व्यंग्य करते हैं, यानी उन पे उपहास उड़ाते हैं जो प्रशासन की व्यवस्था है, ठीक है, रेलवे की। तो देखिए, जिसमें लेखक ने भारतीय रेल व्यवस्था का, सरकार की जो रेल की प्रगति है झूठी, उसकी पोल खोली है। और साथ ही साथ उन्होंने जो भारतीय रेल की अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था के बहाने भारतीय राज व्यवस्था की पोल खोली है। और भारतीय समाज और राजनीति के चल चरित्र और भारतीय समाज और राजनीति के चाल चरित्र को समझाने में यह व्यंग्य हमारी मदद करता है। इस तरीके से भारतीय राजनीति में रेलवे की व्यवस्था शामिल है। तो चलिए इस अध्याय को हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद इस अध्याय को हम लोग काफ़ी संक्षेप में समझेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर भी करना है। देखिए, अभी हमने जाना कि जो प्रस्तुत अध्याय है रेल यात्रा, इसके लेखक है शरद जोशी। तो उन्होंने ये व्यंग्यात्मक रचना की है जिनमें भारतीय रेलवे व्यवस्था की जो अव्यवस्थाएँ हैं उनकी पोल खोली है, ठीक है। और लेखक ने भारतीय रेलवे की जो प्रशासनहीनता है उनका परिचय करवाया इस अध्याय में। लेखक ने कहा है कि भारतीय रेल प्रशासन पर करारा व्यंग्य किया है, मजाक किया है और भारतीय शासन व्यवस्था में इशारा भी किया है, ठीक है। लेखक कहते हैं कि रेल मंत्री का मानना है कि भारतीय रेल तेज़ी से प्रगति कर रही है, जबकि लेखक के अनुसार रेल की प्रगति आपको देखनी हो तो एक डिब्बे में आप चले जाइए, वहाँ के घुसते ही आप डिब्बे में प्रवेश करते ही रेलवे की जो प्रगति की सच्चाई है आपको समझ में आ जाएगी। इतनी धक्का है, बैठने के लिए मारामारी होती है, गाली गलौज होता है। तो ये सारी अव्यवस्थाएं जो हैं इस प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने वर्णन की है कि रेलवे की कितनी बदहाल व्यवस्था है। का कहना है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, ऐसा क्यों? तो इस संबंध में लेखक कहते हैं कि रेल यात्रा भगवान की कृपा के सारोपरि है, क्योंकि रेल कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, निर्दिष्ट स्थान पर कब पहुँचेगी, भीड़ की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, यानी सीट आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप चढ़ पाएंगे, आप डिब्बे में घुस पाएंगे, यानी इतनी भीड़ होने के बावजूद, ठीक है। ये सारे क्या है, ये ईश्वर की कृपा पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रस्तुत अध्याय में लेखक भारतीय रेलवे की अव्यवस्था और प्रशासनहीनता को व्यंग्य करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया इस प्रस्तुत अध्याय में क्या है। तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर काफ़ी बेहतर तरीके से हम देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मनुष्य की प्रगति और भारतीय रेल की प्रगति में लेखक क्या देखता है? तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, लेखक ने भारतीय रेल एवं मनुष्य दोनों की प्रगति में क्या देखता है? समानता देखता है। दिखाने की कोशिश की है। लेखक ने भारतीय रेल की अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था के बहाने भारतीय राज व्यवस्था का पोल खोला है। लेखक कहते हैं कि अगर रेल की प्रगति देखना हो तो किसी डिब्बे में घुस जाइए, बिना गहराई से घुसे आप सच्चाई का महसूस नहीं कर सकते हैं। तो आपको मालूम चल जाएगा कि रेलवे की प्रगति जो है वो मनुष्य की प्रगति पर निर्भर करता है, ठीक है। आपको वहीं पे मनुष्य की प्रगति अर्थात भारतीय रेलवे की प्रगति देखने को मिलेगी, यानी इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा, आपको बैठने की सीट नहीं मिलेगी, गाली गलौज होगा, धक्का मुक्की होगा, ठीक है। वो सारी अव्यवस्थाएं होती हैं जो मनुष्य की प्रगति को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। दूसरा सवाल देखिए क्या है। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। लेखक ने यह कहकर क्या दिखाना चाहता है? तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, लेखक यह कहकर आम जनता की परेशानियों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। उनके रेल यात्रा का अनुभव अच्छा नहीं रहा, यात्रा कष्टप्रद रही, काफ़ी कष्ट से भरी रही। अतः इस स्थिति को दिखाने के लिए कहा है कि भारतीय रेल की असली दुर्दशा देखना चाहते हैं तो हमें किसी डिब्बे में घुसकर यात्रा करनी चाहिए। कितना कष्टप्रद है, कितना कठिनाई महसूस होता है तथा मनुष्य की कितनी प्रगति की है, ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए इस कथन को लेखक ने कहा है। समझ गए आप?
इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, भारतीय रेल हमें किस तरह की जीवन जीना सिखाती है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, भारतीय रेल हमें जीवन जीना सिखाती है। जो चढ़ गया उसकी जगह, ठीक है, जो चढ़ गया उसकी जगह, जिसमें आत्मबल है, जिसमें साहस है, वो चढ़ गया उसकी जगह हो गई। जो बैठ गया उसकी सीट हो गई, जो लेट गया उसकी बर्थ हो गई। ठीक है, अगर आप यह सब कर सकते हैं तो आप राज्य के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, यानी आप बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं, आप में काफ़ी ज़्यादा आत्मबल है। भारतीय रेलें तो साफ कहती हैं, जिसमें दम है उससे हम हैं, जिसमें दम है उसके हम हैं। आत्मबल चाहिए मित्रों। भारतीय रेल शिक्षा देती है कि कितनी भी मुश्किलें हो, आत्मबल से अपना काम करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, चौथा क्या है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। इस कथन से लेखक पाठकों को भारतीय रेल के किस अव्यवस्था से परिचित कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे समझिए, लेखक ने कहा है कि ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, जो अक्सर कहा जाता है भारतीय रेलवे में। इसका क्या मतलब है, लेखक ने बताया है कि ईश्वर के भरोसे आप रेल में यानी डिब्बे में चढ़ पाते हैं, इतनी भीड़ वाली स्थान पे, यानी इतनी भीड़ भाड़ के बावजूद आप में आत्मबल है, तो ईश्वर के भरोसे आप उसमें चढ़ पाते हैं, और उसके बाद धक्का मुक्की के बाद भी आपको सीट भी मिल जाती है, वो ईश्वर के भरोसे, और गंतव्य तक वो पहुंच पाते हैं बिना दुर्घटना हुए, वो ईश्वर की कृपा से ही। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कैसे करना है, तो यह ईश्वर के सिवा आपका है कौन। ठीक है, यानी आपके साथ ईश्वर ही है, एक वही तो है, यानी ईश्वर ही है जिसका नाम लेकर आप भीड़ में भी जगह बनाते हैं। भारतीय रेलों में यह है कि आत्मा सो परमात्मा, भारतीय रेलों में तो यह है कि आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। अगर ईश्वर आपके साथ है तो टिकट आपके हाथ है, यानी ईश्वर के भरोसे हो गया। ठीक है, पास में सामान कम और जेब में पैसा ज़्यादा है तो आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे, फिर चाहे बर्थ मिले ना मिले। अरे भारतीय रेलों का ये काम है, कर्म कर फल की चिंता नहीं करती है, ईश्वर के भरोसे चलता है। तो यही लेखक ने ये बात कही है। तो इसका मतलब लेखक ने यही बताया है कि जो भी रेलवे में यात्रा होता है वो ईश्वर के भरोसे ही होता है। ये आपका पूरा हो गया इसका आंसर। इसके बाद पांचवा देखिए, जिसमें मनोबल है, जिसमें आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल हैं, ठीक है, तो उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी इतनी भीड़ भाड़ होती है, ये सब होने चाहिए। ठीक है, वे जो शराफत और अनिर्णय के मारे होते हैं, यानी सीधे साधे जो लोग होते हैं, वे क्यों न खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित किया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, इस पर अपने विचार को संक्षेप में व्यक्त कीजिए। तो लेखक ने यहाँ पे जो मजबूत लोग हैं, ठीक है, उनके पक्ष में कहा, अगर आप में ये सारे गुण हैं तो आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपके पास जितनी भी ताकत है तभी आप यात्रा कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको ऐसे करना है। लेखक ने सामाजिक परिवेश में आए बदलाव को बड़े ही सहज ढंग से रेखांकित कर व्यंग किया, यानी मजाक किया है। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में आए बदलाव मतलब जिसका पावर है उसी का दबदबा है। आज के दौर में जो कमज़ोर है उन्हें हतोत्साहित किया है लेखक ने। यहाँ शोषण की प्रवृत्ति की कराई चोट पहुँचाई गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस प्रवृत्ति वाले लोग दूसरे की सारी सुविधाओं से वंचित कर स्वयं उसे हथिया लेते, क्योंकि वो मजबूत है। ठीक है, और इसमें लेखक ने शोषक और शोषित जो स्थिति है उस पर करारा व्यंग किया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जिसके पास मनोबल है, आत्मबल है, जो पूरी तरीके से संपन्न है, वही ट्रेन में यात्रा कर सकता है, उसी को सीट मिलेगी। कमज़ोर को यहाँ पे चारा नहीं चलेगा। समझ में आ गया इसका मतलब। इसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट करें। लेखक द्वारा यहाँ पे व्यंग दिया गया है। ठीक है, कुछ कथन यहाँ पे दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। तो 4 है, तो सबका मैं आंसर यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेना है। इसके बाद अगला सवाल देखिए 7 नंबर,
रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को पहले यदि आत्मबल नहीं है तो उसे गाड़ी में चढ़ने की नहीं दिया जाता। यदि चढ़ गए तो उसमें खड़े होने का सामान कहाँ रखे, यदि सामान रखे तो अपने कहाँ रहे। ठीक है। उस रेल में चढ़ने के समय भीड़, धक्का मुक्की, धुक्का फजीहत, गाली गलौज इत्यादि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए 8वां। लेखक अपने व्यंग में यानी मजाक उपहास में भारतीय रेल की अव्यवस्था का पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पठित पाठ के आधार पर भारतीय रेल की कुछ अव्यवस्थाओं का जिक्र हमें करना है। यानी लेखक को कौन कौन सी असुविधा होती है, कौन कौन सी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, कैसे करना है। लेखक के अनुसार अव्यवस्थाएं जो भारतीय रेलवे के समय पर न आना जाना, टिकट काटने में मुसीबत, चढ़ने में धक्का मुसीबत, सीट न मिलना तथा रेल के अंदर धक्का, इतनी सारी चीज़ों की समुचित व्यवस्था नहीं होना, लेखक ने ये अव्यवस्था कहा है। देखिए 9 नंबर क्या है। रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेल तेज़ी से प्रगति कर रही है। ठीक कहते हैं, रेलें हमेशा प्रगति करती हैं। इस व्यंग यानी इस मजाक के माध्यम से जो लेखक हैं भारतीय राजनीति और राजनेताओं के कौन सा पक्ष दिखाना चाहता है, अपने शब्दों में ये बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में भारतीय रेल की प्रगति का सूक्ष्म विवेचना की है। ठीक, काफ़ी अच्छे से विवेचना की है। लेखक का कहना है कि मंत्री जी के अनुसार रेल प्रगति कर रही है। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो रेल के डिब्बे में घुसकर देखिए कितनी परेशानी है। देश की प्रगति के लिए राजनेता कितने उत्साहित होते हैं, मगर देखिए कौन खाते खाते मर रहा है और कौन कोई खाने के लिए मर रहा है। यही प्रगति का खेल है, जिसे लेखक ने व्यंग्यतापूर्वक यानी व्यंग्यात्मक शैली में दर्शाया है कि रेलवे की स्थिति देखना हो तो आप किसी डिब्बे में घुस के देखिए कैसी प्रगति है। इसके बाद 10वां देखिए, संपूर्ण पाठ से यानी पूरे पाठ से जो ये पाठ है रेल यात्रा में व्यंग के यानी जो मजाक किए गए हैं, ठीक है, उपहास किए गए हैं, स्थल और वाक्य चुनना है हमें और उनके व्यंग्यात्मक आयत स्पष्ट करना है। ठीक है, काफ़ी आसान है। देखिए पहला है भारतीय रेल प्रगति कर रही है। तो लेखक ने यह व्यंग की है कि हाँ भारतीय रेल प्रगति कर रही है, मगर आप रेल में घुसे तो अपना रेल की प्रगति स्वयं आप ज्ञान हो जाएगा किस प्रकार भारतीय रेल प्रगति कर रही है। वहाँ पे इतना धक्का मुक्की की सीट भी नहीं है बैठने के लिए। ठीक है। और दूसरा देखिए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें, ये दूसरा व्यंग है। तो लेखक ने इसे इतना सुंदर यह व्यंग किया है कि अपने रेल यात्रा ईश्वर की ही घसीट लेते हैं, यानी क्योंकि उसी के आप भीड़ के जगह बना लेते हैं। यानी ईश्वर की कृपा से, अगर ईश्वर के साथ है तो सारी सुविधाएं आपको रेल में मिलेंगी, अन्यथा नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, यानी भाग भरोसे है, ईश्वर की कृपा से है आपकी यात्रा। तो ये 2 हो गए। अगला देखिए क्या है, इस पाठ में व्यंग की दोहरी धार है, एक विभिन्न वस्तुओं और विषयों की ओर और दूसरी अपनी अर्थात भारतीय जन की ओर। पाठ से उदाहरण देते हुए प्रमाणित कीजिए। तो इसका आंसर ऐसे करना है, पाठ में दोहरी धार है, जैसे मंत्री जी भाषण देते हैं कि रेल प्रगति कर रही है, दूसरी धार है भारतीय जनता की ओर। इसलिए भारतीय रेल तो प्रगति कर रही है, मगर उनसे जो अर्थव्यवस्था है उसकी मार सीधे जनता जनार्दन पर पड़ती है। भारतीय रेल की प्रगति में जितना वर्णन किया गया है उसमें लेखक ने व्यंग किया है। ठीक है, तो आप भीतर जाइए और देखिए इस अव्यवस्था को स्वयं पता चल जाएगा कि राह कितने अवरोध है और कितने। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर क्या है, भारतीय रेल चिंतन के विकास में योगदान देती है, कैसे? व्यंग्यार की दृष्टि से विचार कीजिए। तो इसका आंसर करना है, लेखक ने भारतीय रेल के विकास में चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है। व्यंग के आधार पे चिंतन की दिशा में ध्यान देने में आदमी उस अवस्था में आता है कि अंतिम यात्रा में मनग्ध खाली हाथ रहता है। सामने रखे सामान रखे तो बैठे कहाँ, बैठे तो सामान कहाँ रखे, दोनों करेंगे तो दूसरा बैठेगा। सारी बातें चिंतन की मुद्रा में ला देता है और चिंतन की अंतिम ऊंचाई तक पहुंचाकर दार्शनिक रूप प्रदान करता है। ठीक है। 13 देखिए, टिकट को लेखक ने दे धरी दंड क्यों कहा है? इसका आंसर करना है, लेखक ने बड़ी व्यंग्यतापूर्वक ढंग से रेल यात्रा की असुविधा को उजागर किया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है, यही लिखना है। और इसके बाद 14 देखिए, किस अर्थ में रेलें मनुष्य के करीब लाती हैं? तो इसका अर्थ है ये व्यंग्यतापूर्वक है, तो इसका आंसर जो है वो भी लेखक ने व्यंग किया है। रेल
पर चढ़ने समय मुसीबत, फजीहत के बाद जब हम रेल पर चढ़ते हैं तो रेल पटरी पर चल पड़ती है और एक आदमी दूसरे आदमी के शरीर पर उतर रहा है, तो रेलें मनुष्य के करीब लाती है। ठीक है, अब इसके बाद 15 देखिए, एक एक्सीडेंट ना हो, हमें जागते रहना है, लेखक ऐसा क्यों कहता है। तो लेखक रेल यात्रा के माध्यम से हमें जागृत करने की सलाह देता है। रेल निषाद सर्वभूताना, यानी जो सेमी होते हैं वो रात भर जागते हैं। रेल के सफ़र करते समय दिन झगड़ते हैं, रात भर जगते बढ़ते रहने की सलाह देकर लेखक सचेत करता है कि जब तक कोई घटना ना हो जागते रहो, यानी जागते रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।